और उसने राजकुमारी से कहा कि ठहरो, तुम्हारी माँ आएगी और तुम्हें यहाँ से लेके जाएगी। देखना रवि, तुम्हारी माँ भी आएगी और हमें यहाँ से ले जाएगी। बोलना रवि, माँ आएगी ना, बोलना। मुझे पता है तुझे भूख लगी है, मुझे भी बहुत भूख लगी है और प्यास भी। बोलना रवि, माँ आएगी ना? आ गई। मैं भी सो जाऊँ। फिर जब माँ सुबह खाना लेके आएगी ना तो बहुत मजा आएगा। आंखें खोल के क्यों सो रहा है, बंद कर ले। बच्चे की कोई भी जरूरत हो उसे सबसे पहले अपनी माँ ही याद आती है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। इन दो भूखे प्यासे बच्चों को अपनी माँ याद आ रही थी, लेकिन इन दोनों बच्चों को यूं कमरे में बंद किसने किया था? इन्हें भूखा प्यासा क्यों छोड़ दिया गया? क्या पैसों के लालच में किसी ने इनका अपहरण कर लिया था? फिरौती वजह थी या फिर कहीं किसी बच्चे बेचने वाले गिरोह के हाथ तो नहीं लग गए थे ये बच्चे? इन्हें यहाँ भूखों मरने के लिए अकेला क्यों छोड़ दिया गया था? और इनकी माँ कहाँ थी? क्या उसे पता भी था कि उसके बच्चे यूं भूख से दम तोड़ रहे हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा 2 महीने पीछे। हेलो सुनीता, अरे तुम काम पर क्यों नहीं है आज? अब मेरी तबीयत ठीक ना है। तो पहले नहीं बताना चाहिए था। इतना सारा काम पड़ा है। अब तबीयत फोन करके थोड़ी ना खराब हो गई है। रवि, ऋतु, देखो नाश्ता तैयार है, स्कूल को देर नहीं हो रही। शेर आ गया और उसने चूहे से कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो चूहा बोला तेरे घर मुझे मत खाइए। चलिए, आपका टिफिन रखा है टेबल पर। कविता, आज मेरा भी मूड नहीं कर रहा ऑफिस जाने का। एक काम करते हैं ना, आज हॉलीडे मनाते हैं। क्या बना रही स्पेशल हमारे लिए? हैं? आप लोगों की छुट्टी ना, मतलब मेरा डबल काम। सवेरे से लगी हुई हूँ, थक गई हूँ बिल्कुल। अरे मैडम, हमारे साथ रहोगी ना तो थकान का पता ही नहीं चलेगा। क्यों रे, तू खूब एंजॉय करेंगे आज, हैं? हाँ। विवेक, कविता और उनके बच्चे अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। विवेक एक अच्छी नौकरी पर था, कविता कुशल गृहिणी थी, पढ़ी लिखी थी और पारिवारिक जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभा रही थी। दोनों के बीच बेहद प्यार था, लेकिन वक्त अपनी ही चाल चलता है। ये दोनों इस बात से बेखबर थे कि उनकी इस छोटी सी खुशहाल दुनिया में एक तूफान आने वाला था। समझने की कोशिश करो कविता, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम जानती हो माँ बीमार है, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। तुम्हें उनकी देखभाल के लिए गांव जाना ही होगा। आप उन्हीं को बुला लीजिए ना यहाँ। कविता, माँ का मन यहाँ शहर में कहाँ लगेगा? और तुम्हें तो मालूम ही है कि पड़ोसी हमारे घर पर नजर गड़ाए बैठा है। किसी न किसी का होना वहाँ जरूरी है। कुछ भी हो, तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा। विवेक, तुम तो जानते हो कि माँ की मेरी नहीं पड़ती। तुम भी चलो ना मेरे साथ। मैं नहीं चल सकता हूँ कविता, मैं नहीं चल सकता हूँ। कितनी बार कहूँ मैं? ऑफिस में बहुत टेंशन है, कई लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। प्लीज तुम सामान पैक करके तैयार रहो, कल सुबह की बस से निकलना प्लीज। मैं जाऊंगी मेरे घर से कहीं। छोड़ दो मुझे। आज तुम्हारा घर खाली करवा के रहूंगा। फेंको सामान, फेंको।
छाती पर मूंग डलेगी मारे कि देखे कौन रोकेगा हमें। फेंको फेंको सामान। रुको, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, हिम्मत कैसे हो आप लोगों की मेरे घर में घुसने की? थारा घर ना से घर मारा बाप का से, जिसे थारे ससुर ने कब्जा किया से। हमारे को मारा घर हासिल करने आ गए से, और मैं लेकर रहूंगा। कौन रोकता है देखता हूँ। फेंको रे। रुक तो तुम 2 मिनट में जाओगे जब पुलिस आ जाएगी। अभी बुलाती हूँ। ठीक से जा रहा से, याद रखना घर मारा से, और इसे वापस लेके रहूंगा। इसने अभी आना था हमारे घर में। अरे मैं अपना घर लेके रहूंगी, लेके रहूंगी। जाओ तो। ठीक है मुझे। भगवान, बताया क्यों नहीं आपने उनको? कम से कम फोन ही कर लेती कि मामला इतना बिगड़ गया है। अरे छोरा तो तब से हाथ से निकल गया जब से तेरे साथ ब्याह हुआ है उसका। अरे दूर कर दिया रे मेरे ही खून को मुझसे तूने। अम्मा जी, आप ही का तो बेटा है, आपसे दूर कैसे रह सकता है वो? रही बात आने की, तो ऑफिस से छुट्टी कहाँ मिल पाती है उनको। पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कर। मम्मी मम्मी, अरे तू क्या हुआ? पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, अम्मा जी, ये नल में पानी क्यों नहीं आ रहा? लाइन गौरव के घर से आती है। कल झगड़ा हुआ था ना, तो लाइन काट दी होगी उसने। विवेक यहाँ होता तो ठीक करता उसे। ओहो, धन्य भाग मारे, लक्ष्मी जी आई हैं। मैं यहाँ मजाक करने नहीं आई हूँ। आपने हमारा पानी काट दिया है, शुरू कर दो। ए, जोर मर्दी करने आई थे हैं? लेन हमारे घर से जा रही थे, कट दी। अब जो उखाड़ना है उखाड़ जा। देखो, शराफत से मान जा। ए शराफत की मूर्ति, ये जो अपनी शराफत की ढोल है ना, उस शहर जाके बजाइयो। ये गांव है, यहाँ लाठी का जोर चले से। ये भूरका रही है, पुलिस का धमकी देनी है। अरे जा, मैं ना डरता पुलिस उलिस से। थारे से जो बन पड़ता है कर, चल। कविता, ऋषभ, तुम यहाँ कैसे? ये तो मेरा सवाल होना चाहिए था, तुम यहाँ कैसे? गॉड, पूरे 10 साल के बाद मिली हो नहीं? कॉलेज के बाद तुम्हारी कुछ खबर ही नहीं मिली? वैसे कुछ भी नहीं बदला है तुमने, बस बाहर से शादीशुदा लग रही हो। बहुत अच्छे से शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ मैं। वैसे तुम्हारा क्या चल रहा है इन दिनों? बस कुछ नहीं, टूर गाइड बन गया हूँ। घूमने फिरने का शौक तो पहले से ही था। अब 6 महीने तक लोगों को घुमाता हूँ और बाकी के 6 महीने खुद घूमता हूँ। न शादी न बच्चे, कंप्लीटली बंजारा। तुम नहीं सुधरोगे ना? हाँ। अच्छा, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, हमारे पड़ोसियों ने हमारे पानी की लाइन काट दी है। गॉड, लेकिन तुम पुलिस स्टेशन अकेले नहीं जाओगी, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो। तुम क्यों परेशान होते हो, मैं कर लूंगी। क्या बात कर रही हो यार, 10 साल के बाद 10 मिनट का साथ मिला, इस पुलिस के डर से उसे जाने दो। फॉर्मेलिटी मत करो, चलो। तुम भी ना, चलो।
ये नाटक थे तारे? हाँ, दोबारा मत करना, टूटी पाइप से तेरी खातिरदारी करेंगे, समझा? चल। बड़ी शेरनी बने से हैं? शहर का घमंड दिखा रही से गांव की मट्टी ना चखा दी तो रेणुका हमारा नाम नहीं। अरे कब तक बचाएगी पुलिस तने? सिर्फ तो पानी काटा है, देख क्या क्या काटता हूँ थारा। ए जबान संभाल के, समझे? ये लो, तू बोला तो बोला, चलनी भी बोला। अरे जिसमें 76 छेद थे। अरे बहुत गर्मी है ना थारे अंदर, बस सारी गर्मी निकाल दूंगा तेरी। छोड़ो ना ऋषभ, कीचड़ पे पत्थर डालोगे तो छींटे हम पर ही उड़ेंगी। ये की ना काम की बात शहरी बिल्ली ने, अब ले जा। ऋषभ तुम 1 मिनट बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ओके। अरे कौन है? कौन आया है घर में? अम्मा जी 1 सेकेंड आई। 1 मिनट। हाँ अम्मा जी वो मम्मी हम बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, बाहर जाए? हाँ बेटा जाओ। हाय किड्स, मेरा नाम ऋषभ है, शर्माओ मत। मैंने तुम्हें अपना नाम बताया ना, चलो तुम भी मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम रितु है। हाय ऋतु, और तुम्हारा? मेरा नाम रवि है। पानी का इंतजाम हुआ कि नहीं? और ये बाहर तेरी छोरा छोरी वो सब बतिया रहे रे। हाँ? अम्मा जी पानी आ गया। जो बाहर बैठा है वो ऋषभ है, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था, पुलिस स्टेशन मेरे साथ आया था। ऋषभ जरा अंदर आना, अम्मा जी को तुमसे मिलना है। आई लव अम्मा। कब से जाने हो कविता को? हाँ? और यहाँ की करने आए हो? अम्मा जी बोला ना, ऋषभ रास्ते में मिल गया था, पुलिस की यहाँ मेरी मदद की, इसलिए चाय पीने बुला लिया। चाय पे बुला लिया? हाँ? घर में तो कोई मर्द है नहीं। आने दे विवेक को, सब कहानी बता दूंगी। ऋषभ बेहतर होगा तुम अभी चले जाओ। मेरा टेडी तेरे कान में फिट नहीं ऋषभ, होगा। अम्मा जी कुछ भी बोल देती हैं। ऋषभ हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था कि अगर कुछ दिन यहाँ हो तो कमरे पर आ जाओ, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, और मेरे पास वाइल्ड लाइफ पिक्चर्स का अच्छा कलेक्शन भी है। तुम्हें शौक था ना? हाँ तो छूट गया। आई एम सॉरी ऋषभ, लेकिन तुम्हारे कमरे पर आना ठीक नहीं रहेगा। खामखा अम्मा जी बात का बतंगड़ बना देंगी। अंकल आप फिर कब आओगे? हाँ ये ठीक रहेगा, तुम कल आ ही जाओ। हाँ पिक्चर्स भी ले आना। ओके, आई विल सी यू टुमारो। अंकल को बाय बोल दो, अंकल जा रहे हैं। बाय बाय बाय। रेणुका, रेणुका, ये बुके कट गया घर से। आप क्या समझती हैं अपने आप को? हाँ आपको क्या लगता है ये सब सिंदूर राई देखकर डर जाऊंगी मैं?
मैं नहीं मानती जादू टोने को। अरे क्या कह रही है तू? जादू टोना किसने किया? दिख रहा है मुझे किसने किया। मैं बस आपको ये समझाने आई हूँ कि ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला। शांति से जियो और जीने दो। देखो ससुरों को, पहले एक था, अब एक नागिन अपने सपोलों को लेकर साथ आ गई है। कुंडली मार के बैठे हमारी जमीन पर। ओ मारे को लगा कुत्ता से, तो छोरा से। मैं पट्टी लेकर आती हूँ। अभी नहीं रोते। ओके, अभी ठीक हो जाएगा। मत रो रवि। कविता, बहुत ही पागल किस्म के लोग। बच्चे को पत्थर उठा के मार दिया। एक काम करते, मैं आज रात को यहीं रुक जाता हूँ। इन लोगों का कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं ऋषभ, इट्स ओके, मैं हैंडल कर लूंगी। नहीं कविता, मैं यहीं बाहर सो जाऊंगा। एंड डोंट वरी, अम्मा जी कुछ कहेंगी तो सुन लूंगा। यू नो, इट्स नॉट सेफ फॉर यू। इस वक्त में तुम्हें, आई मीन तुम्हें और बच्चों को मेरी जरूरत है। ओके, अब ये गुल खिलने लगे हैं। अब रात को यहीं सोएगा। राम राम, कलयुग आ गया है से कलयुग। मैं कुछ नहीं जानती विवेक। अगर ऐसा ही रहा तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। पहले ये यहाँ इतनी मुश्किल है, ऊपर से अम्मा जी ने मेरा रहना मुश्किल कर दिया है। मेरा एक कॉलेज का दोस्त मिल गया था, उसने गौरव के मामले में मेरी मदद कर दी थी, लेकिन अम्मा जी है तो दिन भर ताने कोसती रहती है। कविता, जाने दो ना, अम्मा बूढ़ी हैं, बीमार हैं। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अम्मा की बातों का बुरा मत माना करो, वो ऐसे ही बात करती हैं। विवेक, मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ है और बीमार है, लेकिन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। या तो तुम उनको समझाओ या खुद यहाँ आ जाओ। अच्छा सुनो, तुम रिलैक्स रहो, मैं अम्मा से बात करता हूँ। ऋषभ, हाँ? कंफर्टेबल हो ना? कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। अरे अब बैठ भी जाओ, कितना काम करोगे? अरे वाह भाई वाह, गांव का तो उद्धार हो गया। नई रीत चलाई है, सीता बनने का ढोंग करे और अपने यार के संग रासलीला रचाई है, और वो भी खुलेआम। भली करे भगवान, भली। यू नो कविता, कई बार तुमसे जलन होती है कि एंटरटेनमेंट के लिए कितना कुछ है तुम्हारे पास। एक सास, दो पड़ोसी। अच्छा छोड़ो, बैठो ना। कविता, कितना बदल गई हो तुम। ये इतना सब कुछ कैसे सह लेती हो? विवेक को तुम्हारी हालत पर तरस नहीं आता क्या? ऋषभ, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारियां हैं, वो क्या कर सकते हैं? ऋषभ, जब शादी हो जाती है तो बच्चे हो जाते हैं, औरत को तो बदलना ही है। और बच्चे नहीं होते तो? पर ये सच नहीं है और मुझे सच को स्वीकारना ही पड़ेगा।
बेटा, अरे वाह, क्या हाल है मेरे बच्चे का? तो आ गए। क्या कर? कल रात में तुम फोन पे इतना ज्यादा परेशान थी, मुझे आना ही पड़ा। अरे रवि, देख पापा क्या लाए? चॉकलेट। लो लो बेटा, तुम लोग खेलो, मैं आता हूँ। हाँ अम्मा, मेरा श्रवण आ गया। आजा आजा, भीतर आजा बेटा। अम्मा, पास आजा आई। आजा, लग ठीक करो बेटा। कैसी हो? बस मैं तो ठीक हूँ, तो कैसा है? ठीक। अब मेरे साथ में सांस आ गई बेटा, आ गई। मेरी बहू ने तो मेरा बेटा ही छीन लिया मुझसे। अम्मा, कविता को क्यों दोष दे रही हो? आपको पता है ना मेरा ऑफिस है, और आप भी तो जिद छोड़कर वहां नहीं रही हो। आ जाओ ना हमारे साथ। नहीं ना, इसके लक्षण यहाँ ही कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं वहाँ क्या होगा। अम्मा प्लीज, कविता ने मुझे फोन पे सब कुछ बता दिया था। ठीक ही किया ना उसने जो ऋषभ को रोक लिया। इस गौरव को क्या भरोसा? कल उसने रवि को पत्थर मारा और आज लो, भर देना कान मेरे बेटे के फोन पर ही, मेरी शिकायत कर देना। अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, आम खा तुम परेशान मत हो। एक काम करो, तुम आराम करो। हाँ नहीं बेटा, Please। ना बेटा, समझते नहीं हो। चलो आराम करो। माँ के पास आना बेटा। अरे अम्मा आप आराम करो। तुमको सोचो, विश्वास करो बेटा। ऋषभ, थैंक्स यार, मुझे कविता ने बताया कि तुमने बहुत हेल्प की हमारी। अरे क्या विवेक, इट्स ओके। लो आ गए चॉकलेट, ये लो। कहानी सुननी है? कहानी में बहुत पसंद है। चलो आओ। आज मैं तुम्हें एक जंगली हाथी की कहानी सुनाता हूँ जो अफ्रीका के जंगल में मेरे पीछे पड़ गया था। क्या वाकई? आपको पता है, ये बहुत घूमते हैं, साल के 6 महीने तो ट्रैवल करते हैं। अच्छा, हाँ, तो ऋषभ, आई थिंक मुझे भी तुम्हारा दोस्त बन ही जाना चाहिए। क्यों? आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ ले आओ। विवेक सिर्फ एक हफ्ते के लिए गांव आया था, माँ को यह समझाकर कि वो ऑफिस से ज्यादा दिनों के लिए छुट्टी नहीं ले सकता था। उसने माँ को यह भी समझा दिया था कि जब भी कविता को मदद की जरूरत होगी ऋषभ वहां आ जाएगा। विवेक को ऋषभ पर पूरा भरोसा था। ऋषभ के वहां आते जाते रहने से अब गौरव की तरफ से आने वाली तकलीफें कम हो गई थी, लिहाजा ऋषभ को कविता के यहां अब रात को नहीं रुकना पड़ता था। लेकिन अचानक कहानी ने नया मोड़ लिया। ताई, 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 अरे तू यहाँ ये करने आई से के? ताई, अपनी गलती की माफी मांगने आई हूँ, तू मुझे माफ कर दे। इब झगड़े को यहीं खत्म कर बस। विवेक आया था, उन लोगों से भी मिला होगा, बात की होगी ना। मैं जानती थी मेरा छोरा बहुत समझदार है। चला कोई बात नहीं, सामने से होकर माफी मांगने आई है तो ठीक है, माफ कर दिया। देखो ताई, ये मर्दों का मामला से उन्हीं को निपटने दो, हम औरतें आपस में काय बुरी बने, है कि नहीं? ताई, मैं थारे वास्ते अचार लाई, घर का बना है। हाँ, चोखा किया, महीनों हो गए घर का अच्छा अचार नहीं खाया। ताई, थारे से एक काम और था, वो घर की सुख शांति के लिए मैंने पूजा रखी है। 5 बालकन को खाना खिलाना है, 3 तो मिल गए, अब अगर आप कहो तो इन दोनों को भी ले जाओ। जा, ले जा बच्चों, जाओ चाची के साथ जाओ। पर माँ ने मना किया। पर माँ ने मना किया। अरे चुप रे, मैं तो तेरे बाप की माँ हूँ। हाँ, सब जानती हूँ। जाओ जाओ जाओ, चाची के साथ जाओ। हाँ चलो चलो बच्चों, चलो चलो। थोड़ी तो शांति मिलेगी मुझे। हाँ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। मिलती हूँ ताई। हाँ हाँ, आ जाना, हाँ, संभाल के लेके जाना बच्चों को। हाँ, हाँ।
काम बन गया। अंदर आ जा। रवि, ऋतु, कहाँ गए तुम लोग? अम्मा जी, वो रवि ऋतु कहाँ है? अरे वो रेणुका के घर भेजा है, उनके यहाँ कोई पूजा है। क्या? क्यों? अरे आ जाइए, कहाँ जा रही हो? ये क्या हो रहा है यहाँ? मेरे बच्चे। बेटा, हद पार कर दी तुम लोगों ने आज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को यहाँ लाने की? अब तक तो मैं चुप बैठी, लेकिन अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अम्मा जी, चाय रखिए। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। माँ का अचानक इस तरह चले जाना यकीन नहीं होता। अभी अभी पिछले हफ्ते ही तो मैं आया। पर चीजें अक्सर अचानक ही हो जाती हैं। तुम हिम्मत मत हारो, प्लीज। कविता, हमें ये घर छोड़ना होगा। तुम और बच्चे वापस चलो मेरे साथ। नहीं विवेक, अगर घर खाली हो गया तो खाली घर देखकर गौरव से हत्या लेगा। हम इस घर को बेच नहीं सकते। वो तो ठीक है, मगर तुम्हें पता है हम लोग यहाँ बहुत लोग को नहीं जानते हैं। और फिर मुझे ऑफिस भी तो ज्वाइन करनी है। वैसे मैं एक ब्रोकर को जानता हूँ, हो सकता है बात बन जाए। विवेक, ये ठीक रहेगा, तुम चले जाओ। ऋषभ और मैं घर बेच कर आते। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। मां की अचानक मौत से विवेक सदमे में था और कविता भी। सब लोग इसे नेचुरल डेथ ही मान रहे थे। किसी को भी रेणुका और गौरव पर शक नहीं हुआ। हालांकि रेणुका एक दिन पहले ही विवेक की मां से अपनी गलती की माफी मांगने आई थी। ऐसे में रेणुका और गौरव को शक के दायरे से बाहर रखना कहीं इन लोगों की दूसरी गलती तो नहीं थी। और क्या कविता का यहाँ रुकने का फैसला सही था? मकान को बेचने के लिए विवेक ने पावर ऑफ अटॉर्नी रेणुका के नाम कर दिया, लेकिन ऐसे माहौल में अपने बच्चों और कविता को अकेले छोड़कर जाने का उसका फैसला सही था? डील पक्की समझिए मैडम। बस कल एक बार आप लोग हमारे ऑफिस आ जाइए, लिखा पढ़ेगा कुछ काम कर लेते हैं। ठीक है? थैंक यू। आप मेरे साथ आइए। अच्छा, तो तुम दोनों ने हमारा घर बेचने के लिए बकरा ढूंढ लिया है?
देख शराफत से बोलो, घर बेचना है तुम्हारे से बेच। ये 10 रुपए से 11 ही समझ, बाकी के 100 रुपए और दूंगा। अरे रख ले, बाद में ये भी ना मिलेगा। छोड़ ना कविता, इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं, और वैसे भी हम लोग वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। घर तो बिक के रहेगा। ये छोरे, मैं भी तो देखूं कि घर कैसे बेचता है। ये घर बिक कर रहेगा। कल मैं जाऊंगी सौदा करने। रवि, ऋतु, रवि, ऋतु, रवि, ऋतु, रवि, ऋतु, कहाँ गए होगी दोनों? हाँ कविता, कैसी हो? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? विवेक, जल्दी से आ जाओ। रवि ऋतु का कहीं पता नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। हुआ क्या था? जब मैं मकान के बीच के लिए घर से निकली थी, तब मैंने बच्चों को घर पर ऋषभ के साथ ही छोड़ा था, पर जब मैं लौटी तब वो गायब थे। बच्चे आपकी जिम्मेदारी में थे? जी सर, मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, फिर उन्होंने चॉकलेट खाने की जिद की तो नुक्कड़ की दुकान तक गया था चॉकलेट लाने। जब वापस आया तो बच्चे नहीं थे। किसी पर शक है आप दोनों को? हाँ सर, हमारा पड़ोसी गौरव, वो हमारे मकान पे कब्जा करना चाहता है, जबकि हम लोग अदालत में केस जीत चुके हैं। हाँ सर, उसने धमकी भी दी थी। ठीक है, देखते। देख, ये पाइप काटने से छोटा केस ना से किडनैपिंग का केस से। सच बता, बच्चे कहाँ हैं? ये हमारे ऊपर छोटा इल्जाम लगा रहे थे। नहीं सर, इसी ने किया है। उस दिन इसकी बीवी ने मेरे बच्चों पर पत्थर भी मारा था, और उसके पहले किसी तांत्रिक को बुलाकर अनुष्ठान कराया था। चुपके से मेरे बच्चों को ले जाकर कोई पूजा वूजा करवाई थी। सर, उस दिन वही तांत्रिक दोबारा आया था। सर, मुझे डर है मेरे बच्चों की कहीं इसने बलि न चढ़ा दी हो। तो पूजा मैंने करवाई। हमारे गांव में एक तांत्रिक कुबरा था, मैंने उसे अपने घर पे लिया, बस ये जानने के लिए कि हमारी भारी जादू में हमारा मदद करे, ताकि लोग डर जाए और घर कब दाम बेच पे चले जाए। आप बच्चे के कोने में हमारा हाथ ना है साहब जी। चल, ले जाओ इसे और तांत्रिक को ढूंढो। जी साहब, चल। देखिए, आप घबराइए मत, बहुत जल्दी उस तांत्रिक का पता लगा लेंगे। ठीक है? अरे अब भी टाइम है, सच सच बता दे। अब मेरी बात सुनिए, मैं तांत्रिक वांत्रिक हूँ ही नहीं साहब, मैं तो ऐसे ही गांव भटकता हूँ और अपना पेट चलाता हूँ सर। अभी ये सेठ मेरे को बोला पूजा डालने का, मैंने पूजा डाल दी। ये बच्चों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। सर, मुझे नहीं लगता उस ढोंगी ने बच्चों को अगवा किया होगा। बच्चों का क्या? बच्चे गए कहाँ? सबूतों के अभाव में पुलिस को साधु को छोड़ना पड़ा और गौरव को भी। लेकिन पुलिस ने गौरव को बिना इजाजत गांव छोड़कर ना जाने की हिदायत दी। ऐसे में पुलिस के सामने अब यह गुत्थी और पेचीदा हो गई कि बच्चे आखिर गए कहां और उनके गायब होने के पीछे किसका हाथ था। भाई साहब, अभी 3 दिन पहले दोपहर में लगभग 2 बजे एक आदमी आया था यहाँ चॉकलेट लेने के लिए। चॉकलेट तो रखते ही नहीं साहब, फ्रिज नहीं है ना इसलिए। टॉफियां रखते हैं
और सारे बच्चे यहीं से खरीदते हैं टॉफी। हमें तो कोई ध्यान नहीं है कि 3 दिन पहले कोई आदमी चॉकलेट खरीदने के लिए आया था। ऋषभ तो कह रहा था कि वो बच्चों को घर पर छोड़कर चॉकलेट लेने दुकान पर आया था, पर यहाँ पर तो चॉकलेट मिलती ही नहीं है। ऋषभ यहाँ पर नहीं आया था तो उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? कविता, ऋषभ ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने कहा था कि वो दुकान पर चॉकलेट लेने गया था बच्चों के लिए, जबकि उस दुकानदार ने मुझे बताया कि वो चॉकलेट रखता ही नहीं है। और उसने मुझे ये भी बताया कि उस दिन उसकी दुकान पर कोई भी आदमी नहीं आया था। और तुम? भूख नहीं है, बाहर जाना है किसी काम से। ऋषभ से मिलने जा रही हो? हाँ, ऋषभ से मिलने जा रही। चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, अगर ऋषभ से कोई सच्चाई निकलवा सकता है तो सिर्फ मैं हूं। आप खाना खा लो। कविता, मुझे भूख नहीं है। लेकिन आप इस समय कमजोर नहीं पड़ सकते। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आप खाना खा लो। तुम इस वक्त? और विवेक? अब विवेक नहीं आएगा। वो जानना चाहता है कि उसके बच्चे कहाँ गए, और उसके लिए उसे अपने बच्चों के पास जाना पड़ेगा। ऋषभ, हमारे बीच का आखिरी कांटा भी निकल गया। अब मैंने विवेक को जहर दे दिया। अब वो अपने बच्चों के पास खुश रहेगा और मैं तुम्हारे पास। और पता है, उसका इल्जाम पड़ोसियों पर आएगा। शहर का घर बेच देंगे और इधर का घर तो बिक जाएगा ही, इंश्योरेंस का पैसा अलग। फिर तुम, मैं और करोड़ों रुपए जहां जी चाहे जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे। सब क्या हुआ? अपने पति के खून करने की कोशिश के जुर्म में तुम दोनों गिरफ्तार किए जाते हो। क्या कह रहे हैं सर आप? खून की कोशिश की जुर्म में? ये हुआ और क्यों हुआ इतने थाने चल के बताओगे। ले चलो इन्हें। चल शुरू हो जा। क्या क्या हुआ था? मैं बाहर टहल रहा था, तभी किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो विवेक के मुंह से झाग निकल रहा था। मैं, हमारी पत्नी डर गई। हमें लगा कि कहीं ये मर गया तो सारे लोग हम पर शक करेंगे। तब हम स्कूल भागकर अस्पताल ले गए साहब। चल अच्छी थी कविता, लेकिन किस्मत खराब थी तुम्हारी। विवेक को हॉस्पिटल में होश आया। उसने बताया कि किस तरह ऋषभ ने उससे बच्चों के बारे में झूठ बोला और किस तरह तुमने उसे जबरदस्ती खाना खाने की कसम दी। चलो साफ साफ शुरू हो जाओ। मैंने नहीं किया सब कुछ। मेरी जिंदगी खराब हो चुकी थी
हर सपना टूट गया था मेरा। बस सवेरे से रात तक माँ, पत्नी और बहू बनकर रह गई थी मैं। मेरे पर कटे हुए थे, मेरे पंखों को उड़ा तब मिली जब ऋषभ मुझे मिला। ये क्या कर रहे हैं? मेरे साथ चलो कविता, मैं तुम्हें तुम्हारे सपने लौटाऊंगा। 10 साल से अकेला घूम रहा हूं सिर्फ तुम्हारी तलाश में। तुम्हारे माँ बाप ने अचानक तुम्हारी शादी कर दी और तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चला। आज 10 साल बाद तुम मुझे मिली। हो सकता है ये तकदीर का इशारा हो, वो हमें साथ देखना चाहती। नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता है कविता, बस तुम्हें अपने पति और अपने बच्चों को छोड़ना होगा। कह दो कि तुम भी आज भी मुझे चाहती हो। तभी किस्मत से अम्मा जी गुजर गई, तब मैंने प्लान बनाया। ये प्लान मैंने ऋषभ को भी जाकर सुनाया और फिर तैयार हो गया। फिर मैंने विवेक को मकान बेचने के लिए राजी की। मैं एक ब्रोकर को जानता हूँ, हो सकता है बात बन जाए। विवेक, ये ठीक रहेगा, तुम चले जाओ। ऋषभ और मैं घर बेच कर आते, बच्चों से भी पीछा छुड़ाने के लिए प्लान बनाया। ऋषभ नहीं चाहता था कि मैं बच्चे भी ले आऊं, और तब गौरव के साथ झगड़ा भी तो चल रहा था। शौक तो उसी पर होता। जब मैं घर की डील करने गई थी, बच्चों को साथ लेकर गई। जब मैं घर की डील करने गई थी, बच्चों को साथ लेकर गई। अरे तुम यहीं इंतजार करना, हाँ? और घर मत जाना। वो पड़ोस वाले अंकल है ना, गुंडे, वो मारेंगे। चुपचाप यहीं बैठे रहना और शोर नहीं मचाना। मैं तुम्हें लेने आऊंगी। जल्दी आना मम्मा। मैंने उनसे कहा था कि मैं लौटूंगी, लेकिन मैं नहीं लौटी। मैंने सोचा था विवेक से तलाक ले लूंगी, मुआवजे के पैसे से ऋषभ के साथ जिंदगी गुजारूंगी। पर तभी विवेक को ऋषभ पर शक हो गया। मुझे लगा वो कहीं आपको आकर ना बता दे, इसलिए मैंने उसके खाने में जहर मिला दिया। कविता, कहते हैं इंसान को अपने किए की सजा यही मिलती है इसी दुनिया में। शायद ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था कि एक माँ अपने बच्चों की हत्या करके आराम की जिंदगी गुजार सके। इसीलिए उसने मुझे बचा लिया ताकि मैं तुम दोनों को सजा दिलवा सकूं। ले जाओ इन्हें, अब ऐशो आराम जेल में। एक औरत का सबसे महान और शक्तिशाली रूप होता है माँ। कमजोर से कमजोर औरत भी अपने बच्चों पर मुसीबत आती देखकर अपनी जान दांव पर लगा देती है। लेकिन क्या एक माँ अपने सुख के लिए अपने ही बच्चों की हत्या कर सकती है? क्या कोई औरत अपने ही पति को जहर दे सकती है? अफसोस होता है कि एक औरत ने माँ के रिश्ते को यूं कलंकित किया है। जिम्मेदारियों से मुक्त होने और आजाद तरीके से जीने की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए ऐसी हरकत कर बैठना जो इंसानियत की तमाम सीमाओं से परे हो, शर्मनाक तो है ही, दंडनीय भी है। अपने पति की हत्या करने की कोशिश और बच्चों की हत्या के अपराध में उसे आईपीसी के सेक्शन 307 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ऋषभ को भी इन हत्याओं के लिए अपराधी पाया गया और आज वो भी अपने किए की सजा भुगत रहा है जेल में। दोस्तों, जीवन जिम्मेदारियों का ही दूसरा नाम है। आप भले ही अपनी जिम्मेदारियां निभा ना पाए, लेकिन उनसे बचकर भागने के लिए अपराध कर बैठना निहायत कायरता का काम है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।